एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लोग कैंडल लाइट सिटी पहुंच गए होते हैं और सभी लोग अपने अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए निकल गए होते हैं। तभी एंजेलिका को उस छोटी हेयर वाली लड़की के बारे में पता करने के लिए कहता है। ये देखकर वो उसे टीच करते हुए कहते हैं कहीं आपको उससे पहली नज़र वाला प्यार तो नहीं हो गया है ना। वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो थोड़ी सी यूनिक है और अगर उसको पूरी तरह से मैच्योर होने से पहले ही अगर हम लोग उसे ले लेते हैं तो हमारा वाई फैमिली की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद वो जंगल में जाता है जहाँ पर उसे काफ़ी सारे कैंडल फिल्म वाले स्पाइडर दिखाई देता है। इस स्पाइडर को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी स्केल्ड फिश को निकालता है उनसे फाइट करवाने के लिए। तभी वो सभी का सभी मकड़ी उन पर हमला कर देते हैं जिससे वो किसी तरह से बच पाता है। ये देखकर वो मछली काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि मुझे चैलेंज करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये बोलकर वो उन सभी लोगों पर हमला करके कुछ ही सेकंड में सभी को हरा के खत्म कर देती है। इसके बाद वो और भी ज़्यादा ताकतवर स्पाइडर को ढूंढकर उससे फाइट करवाने के बारे में सोचता है, क्योंकि जितना ताकतवर से वो फाइट करेगा उसका ग्रोथ भी उतना ही जल्दी होगा। इसके 2 वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका मछली एक मकड़ी से फाइट कर रही होती है, जहाँ पर वो मकड़ी उसका मछली को अपने जाल में फंसा लेता है। ये देखकर उसका मछली काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और वो उस पर अपना वाटर गन से हमला करके उसे खत्म कर देती है। ये देखकर एन सोचता है कि जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं वैसे भी उसे 9th रैंक में पहुंचने में और 1 सप्ताह लग जाएगा। तभी वहाँ पर एंजेलिका आकर उसे बताती है कि उस लड़की के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। ये बोलकर वो उसे उसके बारे में बताते हैं कि उसका नाम क्याओ गू है। उसके पेरेंट के कार एक्सीडेंट में डेथ के बाद वो उसी घर में रह रही है। उसके सभी रिलेटिव मानते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े बैड लक है, इसीलिए किसी ने भी उसे अपनाया नहीं है और उसके पेरेंट के द्वारा छोड़ा गया काफी सारा कर्ज भी उसके सर पे आ गया है। और अगर वो अपना टैलेंट को अवेकन करके अवेकनिंग टेम्पल का प्रोटेक्शन को हासिल नहीं कर पाती तो शायद वो अभी तक क्रेडिटर को बेच दी गई होती। अकेडमी में एंटर करने के बाद उसके आसपास के सभी लोग बैड लक का शिकार होने लगे थे, इसलिए सभी क्लासमेट उससे दूरी बना लिए थे और टीचर भी उसे रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन फॉर्चुनेटली वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो अपना खाली समय में पार्ट टाइम जॉब करके अपने लिविंग एक्सपेंसेस को अर्न किया करती थी और धीरे धीरे कर्ज चुका रही है। ये सब सुनकर वो सोचते हैं कि उसका टैलेंट लक कलेक्ट करने का है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ अच्छा होने के बजाय बहुत ही बुरा ही होते जा रहा है। इतना सोचकर वो उससे कहते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्लीन है और उसके पास एक फर्म हार्ट भी है। जिस दिन वो अपने टैलेंट को अवेकन की थी, आखिर उस दिन क्या हुआ था वो बताती है कि अवेकनिंग के दिन उसका नंबर आखिरी था और जब वो सक्सेसफुली अवेकन कर ली थी तब मशीन ही टूट गया था और उस वक्त स्टाफ इमरजेंसी में था और वो लोग मशीन चेंज करके फिर से आइडेंटिफाई करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते थे। ये सब सुनकर वो कहता तो इसका मतलब वो लोग डायरेक्टली ये रिपोर्ट कर दिए कि उसका टैलेंट F लेवल का है। ये बोलकर वो उससे उसका कर्ज को सेटल करने के लिए बोलकर उसे रॉयल बिस्ट एकेडमी में ट्रांसफर करने के लिए कहता है। ये सुनकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और अपने मन में कहती है लगता है कि यंग मास्टर का स्प्रिंग आ गया है, क्या डोमिनेटिंग बॉस है, डायरेक्ट उसके स्कूल का ट्रांसफर करके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। तो रिच फैमिली का प्यार ऐसा होता है। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो चीखें किसी और की नहीं बल्कि क्याओ की होती है, जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर पड़ा होता है। ये देखकर वो जल्दी से अपना मछली को भेजकर उस स्पाइडर का काम तमाम करके उसे बचा लेता है। उसे बचाने के बाद उसका फिश उसे लाइन मारने लगता है। ये देखकर एन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी एंजेलिका एक बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। तभी एन जाकर उसे उठाता है। वो लड़की उसे देखकर कहती तुम तो वही हो ना जो कि ट्रेन में थे। तभी एन अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम बाई शाइवन है और मेरा पेट का नाम बाई लिन्यू है। वो अपने बारे में बताकर सोचती है कि एक ही हिट में उसे खत्म कर दिया, वो तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम अकेले क्या कर रही हो और तुम्हारा सभी का सभी क्लासमेट कहाँ चले गए। वो बताती है कि एक म्यूटेंट स्पाइडर ने हम लोगों पर हमला कर दिया था, जिसके कारण हम सभी लोग अलग हो गए हैं। म्यूटेंट स्पाइडर का नाम सुनकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां पर लेकर जाने के लिए कहने लगता है। ये देखकर वो शर्मा जाती है और जल्दी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं कि वहां पर काफी ज्यादा खतरा है और मेरे वजह से तुम्हें भी बैड लक लग जाएगा। एन फिर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, मेरा पेट काफी ज्यादा ताकतवर है और उसे वहां से लेकर जाने लगता है और सोच रहा होता है कि म्यूटेंट स्पाइडर को हराकर मैं ट्रेन भी कर लूंगा और उसी वक्त मैं उसके सामने अपने स्किल का शो भी कर लूंगा, काफी अच्छे तरीके से हराकर मैं उसे इंप्रेस भी कर दूंगा। इतना बोलने के बाद वो अजीब तरह से हंसते हुए अपने मन में कहता है कि और उसके बाद वो मुझे अपना लॉयल्टी दे देगी। वहीं पर ये देखकर एंजेलिका सोचते कि मुझे इतना अजीब फील क्यों हुआ उसका स्माइल देखकर, क्या वो एक इल्यूजन था। इसके बाद वो लोग उस म्यूटेंट स्पाइडर के नेस्ट में चले जाते हैं जहाँ पर बीच में वो होता है और चारों तरफ से उसे काफी सारे छोटे छोटे स्पाइडर घेर के रखे होते हैं। एन उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो म्यूटेट हो गया है, जूनियर ब्रॉन्ज रीलम में है, एक ब्लू और एक ग्रीन स्किल उसके पास है और उसके अलावा उसके पास B लेवल का और एक F लेवल का टैलेंट है। उसके बारे में जानकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि लो लेवल का बीस्ट का म्यूटेशन रेट काफी ज्यादा कम होता है और सबसे सरप्राइजिंग बात ये होती है कि उसके पास डबल टैलेंट होता है। तभी एन अपना फिश को निकालकर अटैक करवाने के लिए रेडी करने लगता है। ये देखकर क्या चिंता करते हुए कहते कि हम उससे डील नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंता मत करो। ये बोलकर वो अपने मछली को टैक्टिक समझाने लगता है कि
कि कैसे अटैक करना है और कैसे अटैक नहीं करना है। ये सब सुनने के बाद वो जाकर उन लोगों पर अपना वाटर गन से हमला कर देता है। ये देखकर लीडर स्पाइडर काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि वो 8 लेवल में भी नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी हम लोगों पर हमला करने की हिम्मत किया है। ये करके उसने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। ये बोलकर वो अपना सभी लोगों के एनिमी को खत्म करने के लिए भेज देता है। ये देखकर एन उसे डायरेक्शन दे रहा होता है कि कैसे अटैक करना है और कैसे अटैक नहीं करना है, और वो उसका सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उन लोगों पर हमला कर रहा होता है। उसे देखकर लीडर थोड़ा सा हैरानी से कहता है कि वो अभी तक ब्लैक आयरन रिलम में भी नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा ताकतवर है। तभी अपने सभी लोगों को मरता देखकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो भी उनके साथ हमला करने लगता है। ये देखकर वो मछली डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाती है, लेकिन तभी एन उसे रॉयल फ्लो नाम के स्किल का यूज करने के लिए बोलता है, इसलिए वो उसका यूज करके उनके सभी अटैक से बच जाता है। रॉयल फ्लो स्पीड बेस्ड स्किल होता है, जिसका यूज करके वो काफी तेज स्पीड में भाग सकता है और हमला भी कर सकता है, और उनके उस अटैक को तो डॉज करना काफी ज्यादा आसान काम होता है। वहीं पर वो उनके सभी अटैक को डॉज करके लीडर के पास चला जाता है। उसका स्पीड को देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया होता है। तभी एन फालतू के स्पाइडर को खत्म करने के लिए कहता है। ये सुनकर वो कुछ ही देर में उसके सभी स्पाइडर को खत्म कर देती है। अपने सभी लोगों को खत्म होते देखकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और उस पर हमला करने के लिए तैयार होने लगता है, और तभी वो उस पर अपने मेल्टेड सिल्क से हमला करने लगता है, और वो इतना ज्यादा गर्म होता है कि वो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है और काट भी सकता है। ये देखकर एन उसे वाटर बस्ट से हमला करने के लिए कहता है। ये सुनकर वो जल्दी से वाटर बस्ट से हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो जमीन के अंदर चला जाता है। और वहीं पर उसका मछली को अब ज्यादा जगह नहीं मिल रही होती तैरने के लिए, क्योंकि ज्यादातर जगह पर उसका जाल बिछा होता है और वो भी काफी ज्यादा गर्म होता है। उसका प्लान समझकर एन जल्दी से उसे वाटर इरोजन नाम के स्किल का यूज करने के लिए कहता है। वहीं पर ये देखकर लीडर काफी ज्यादा भड़क गया होता है। वो भड़क ही रहा होता है कि तभी वो उस पर काफी ताकतवर हमला कर देता है, जिससे वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है और वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन उससे उसका मछली काफी ज्यादा थक जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसका गिरने से पहले वो उसे पकड़ लेता है और तभी वो सफलतापूर्वक ग्रेड 9 में प्रमोट हो जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया होता है। तभी वो उसे अपने स्पेस में रख देता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा थक गया होता है। ये देखकर क्या वो उससे पूछते वो ठीक तो है ना? वो कहता है हाँ वो ठीक है, बस थोड़ा सा थक गया है। इसके बाद वो उसका बॉडी में ट्रेजर ढूंढने जाता है, लेकिन उसका कुछ करने से पहले क्या वो शुरू हो जाती है और काफी परफेक्ट तरीके से कर रही होती है। एन सोच रहा होता है कि जो ट्रेजर उस स्पाइडर को म्यूटेट कर सकता है वो जरूर इसी केव में कहीं पर होगा, मुझे अपने एपोक्लिप्स आई का यूज करके उसे ढूंढना पड़ेगा। वो सोच ही रहा होता है कि तभी क्या उस मकड़ी के बॉडी में से अवेकनिंग स्टोन निकाल कर ला देती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है? एन उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो अवेकनिंग स्टोन है। ये देखकर वो सोचता है कि इससे पहले कि मेरा अपोक्लिप्स आई उसे ढूंढ पाता, क्या वो पहले उसे ढूंढ ली है। लगता है कि उसका लक जमा करने का टैलेंट ट्रेजर ढूंढने में अच्छा काम आएगा। एन उसे देखकर सोचता है कि जहां तक मैंने देखा कि सिर्फ क्यूसी फेडरेशन का अवेकनिंग स्टोन और मेरे स्पेस टैलेंट का अवेकन कर सकता है। जो आइटम टैलेंट का अवेकन कर सकता है वो काफी ज्यादा रेयर होता है, यहाँ तक कि फेडरेशन के पास भी सिर्फ एक ही है। इतना सोचकर वो उससे झूठ बोल देता है कि मुझे भी नहीं पता आखिर ये क्या है, मैं घर जाकर अपने ग्रैंडफा से इसके बारे में पूछूंगा। इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उसका चीरफाड़ जारी रखती है। उसे उतना ज्यादा खुश देखकर एन को एक अच्छा मौका मिल गया होता है और वो उससे पूछ लेता है कि क्या तुम मेरा फैमिली को ज्वाइन करना पसंद करोगी? ये सुनकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहते हैं क्या तुम मुझे रिक्रूट कर रहे हो? वो खुशी खुशी कहता है बिल्कुल हाँ। क्या वो कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन सभी लोग सोचते हैं कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं सभी लोगों को बैड लक का शिकार बना देती हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि नहीं तुम नहीं हो, तुम बस स्पेशल हो। बाइलिन सिटी का वाई फैमिली का यंग मास्टर होने के कारण मैं तुम्हें जरूर बिस्ट वर्ल्ड में काफी ज्यादा हायर रिलम में लेकर जाऊंगा, तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो। ये सुनकर उसे काफी अच्छा लगता है। तभी वो उससे कहते तुम्हारा मतलब डायमंड मास्टर बाई जिंग चुंग। वो हाँ में जवाब देकर फिर से उसे ज्वाइन करने के लिए पूछता है। ये सुनकर वो सोचती है शायद इस बार सब कुछ अलग होगा, तो मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। ये सोचकर वो उसके फैमिली को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने मन में कहते कि तुम्हारे काइंडनेस के बदले मैं अपने एफर्ट को डबल कर लूंगी। वहीं पर एन उस स्पाइडर के नेस्ट में चला जाता है जहाँ पर काफी सारा अंडा होता है और वो सभी का सभी म्यूटेटेड होता है और वो सभी का सभी गोल्ड लेवल का होता है। एन उनमें से एक को चुनने के लिए बोलकर कहते हैं किसी एक कंडीशन की तरह लो वाई फैमिली को ज्वाइन करने के लिए। ये सुनकर वो कहते तो इसका मतलब तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन करने के लिए बोल रहे हो? वो हाँ में जवाब देता है। बिस्ट मास्टर और बिस्ट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी किया जा सकता है। बिस्ट मास्टर के ग्रोथ के साथ लो लेवल के बिस्ट जो कि अर्ली स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो लोग अब फाइटिंग के लिए सुटेबल नहीं होते हैं और ये काफी ज्यादा कॉमन है कि सभी लोग ग्रेट पोटेंशियल और ताकतवर बिस्ट को ही चुनते हैं। रिकॉन्ट्रैक्ट करने का दो तरीका होता है। पहला होता है कि फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट को अबॉलिश कर दो और दूसरा होता है अपने बिस्ट को जान से मार दो।
वहीं पर क्याओ को दिखाते हैं जो कि सबसे बेहतर वाले को चुनती है। उसके पास बी लेवल का टैलेंट होता है और वो टॉप गोल्ड क्वालिटी का भी होता है और उसके पास एक ब्लू और एक व्हाइट लेवल की स्किल होता है। ये देखकर एन सोचता है कि वो तो सच में काफी ज्यादा लकी है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का वक्त आता है। पहला मेथड का यूज करने पर बिस्ट मास्टर को ब्लैकलिस्ट होता है जो कि कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन दूसरे मेथड में बिस्ट मास्टर को ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन बिस्ट मास्टर उस मेथड को लेकर काफी ज्यादा असेम्ड होते हैं और वो काफी ज्यादा क्रूएल तरीका भी होता है। वहीं पर एन ये देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस होता है कि क्या वो कौन सा मेथड चुनेगी। तभी क्या पहले वाले मेथड को चुनती है जिससे उसके मुंह से खून निकल जाती है। इसके बाद वो अपने बीटल को अपने साथ रहने के लिए थैंक्स बोलकर उसे आजाद कर देती है। ये देखकर एन अपने मन में कहता है तो यही तुम्हारा चॉइस था, लगता है कि मैंने सही पर्सन को चुना है। इसके बाद वो लोग कैंडल लाइट सिटी के ब्लैक मार्केट में चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग एक दुकान में जाते हैं जो कि एक रेड कलर का खूबसूरत स्टोन बेच रहा होता है और हैरानी से कहता है क्या 9,000? मजाक मत करो, ये मेरा फैमिली का ट्रेजर है जिससे कि मेरा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर छोड़ कर गए हैं। वो बोलने के बाद वो शाओवेन को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम अपना मुंह दोबारा खोलते हो तो मैं इसका प्राइस बढ़ाकर 90 मिलियन कर दूंगा जितना मैंने इसे खरीदा था। शाओवेन उससे कहता है क्या तुम मुझे यंग समझकर लूटने की कोशिश कर रहे हो? इसमें कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है और इसका न्यूक्लियस भी टूटा हुआ है। वो दुकानदार फिर से उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो बना नहीं पाता है। वहीं पर शाओवेन सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि इस तरह की जगह में कोई ट्रेजर मिल जाएगा, लेकिन क्याओ का लुक तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं पर वो दुकानदार हार मानकर उसे 1 लाख में बेचने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक बंदा अपने कुत्ते के साथ आकर रुकने के लिए बोलकर कहता है कि मैं 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर शाओवेन भड़क जाता है और कहता है कि दूसरों को डील में दखल देना तुमको नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो? वो बंदा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर कहता है कि बॉस ने अभी तक तुम्हें वो कोर बेचा नहीं है, इसलिए नेचुरली मेरे पास बिड लगाने का हक है और इंपेरियलिस्ट होने के कारण अब ये मत बोलना कि तुम 2 लाख भी नहीं दे सकते हो। कैंडल लाइट सिटी का मेयर का नेफ्यू होने के कारण मैं तुम्हें 2-4 जॉब के लिए इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। तभी उसकी नज़र क्याओ पर जाती है जिससे देखकर वो देखता ही रह जाता है। ये देखकर शाओवेन उससे कहता है अब जबकि हम दोनों को ये चाहिए तो क्यों ना रूल को फॉलो करके लाइफ और डेथ का कॉन्टेस्ट कर लेते हैं। ये बोलकर वो उसके बारे में सब कुछ पता करके सोचता है कि वो मेरे ट्रेनिंग के लिए एक अच्छा डमी होगा और जब वो उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो टॉप सिल्वर लेवल का होता है और वो इंटरमीडिएट ब्लैक आयरन क्लास का होता है। तभी वो अपने कुत्ते से उस पर हमला करवा देता है जिससे वो काफ़ी आसानी से बच जाता है और सोच रहा होता है कि मेरे जैसा जो कि हमेशा अपने फैमिली को छाया में रहा है, एक लाइफ और डेथ का फाइट एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। ये सोचकर वो उसके सभी अटैक को काफ़ी आराम से डॉज कर लेता है। वहीं पर ये देखकर वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें सिर्फ भाग नहीं आता है? वो सभी कमोशन सुनकर वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जमा हो गए होते हैं और बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो तो वही मेयर का नेफ्यू छू है ना, वो बहुत ही बड़ा बुली है, मुझे तो उस बच्चे के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। दूसरा कहता है कि मैंने सुना है कुछ स्नीक अटैक करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वहीं पर उसका कुत्ता फिर से उस पर हमला करने जाता है लेकिन शाओवेन उसका मुंह ही पकड़कर घुमाकर मार के फेंक देता है। ये देखकर शू काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है और उसे फ्लोइंग फायर से हमला करने के लिए कहता है, इसलिए वो उससे अटैक कर देता है जिससे वो काफ़ी आसानी से फिर से बच जाता है और अपने स्केल्ड फिश को निकाल लेता है। लेकिन तभी उन पर एक सांप पीछे से हमला कर देता है जिससे कि वो लोग बहुत ही मुश्किलों से डॉज कर पाते हैं। ये देखकर शू हंसते हुए कहता है मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम मेरे स्नीक अटैक को डॉज कर पाओगे। वो इंटरमीडिएट सिल्वर और मीडियम ब्लैक आयरन का होता है। ये देखकर शाओवेन सोचता लगता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। ये सोचकर वो अपने मछली को उस पर हमला करने के लिए कहता है। ये देखकर शू अपने कुत्ते को फ्लेम क्रैक नाम की स्किल का यूज करने के लिए बोलता है जिससे उसका मछली आग से घिर जाती है और कुछ देर के बाद वो उसका रोस्ट फिश बना देता है। ये देखकर वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम ओबियसली एक लो लेवल के बिस्ट मास्टर हो और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पेट है, लेकिन तुम मुझे यानी कि ब्लैक आयरन लेवल को चैलेंज करके बहुत ही बड़ी गलती कर दिए हो। कितनी दुख की बात है कि तुम्हारे पेट ने गलत मास्टर को फॉलो कर लिया है। शाओवेन उससे कहते हैं कि इतनी भी जल्दबाजी मत करो। तभी उसका मछली उस धुंध में से निकलता है और उसके कुत्ते को एक झापड़ मारकर फेंक देता है जिससे उसका खेल ही खत्म हो जाता है और तभी वो उसका सांप को भी खाने पीने पर दे देता है जिससे उसकी आंख फटे की फटी रह जाती है और वो अविश्वास से कहता है कि वो आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। शाओवेन उसके पास जाकर कहता है अगर सच बोले तो तुम्हारा बिस्ट का टैलेंट उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने गलत मास्टर को फॉलो कर लिया है। ये सुनकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो उस पर चाकू से हमला करने जाता है, लेकिन तभी एंजेलिका आकर उसे खाने पीने पर दे देती है और वो उसे एक लेटर देती है जो कि उसके ग्रैंडफादर भेजे होते हैं। इसके बाद वो लोग उस कोर को 1 लाख में खरीद कर चले जाते हैं। इसके बाद वो अपने होटल रूम में जाता है जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर वो सभी सामान भिजवा दिए होते हैं जो कि शाओवेन को उसके बिस्ट को इवोल्व करने के लिए चाहिए होता है। वो अपने बिस्ट को इवोल्व करने वाला होता है। वाइफ फैमिली के इवोल्यूशनरी मेथड के अनुसार व्हाइट स्केल फिश इवेंचुअली रेड आइड गोल्ड फिश में इवोल्व होगा, लेकिन उसका आई ऑफ अपोकलिप्स उसे एक ऐसा इवोल्यूशनरी मेथड बताया होता है जिससे कि वो नाम नहीं बोल पा रहा होता है और वो होता है मिथोलॉजिकल बीस्ट। समुद्र में उसका मछली वेल का जैसे एंटर करेगा और आसमान में एक पक्षी के जैसा उड़ेगा।
पहला फॉर्म होता है मछली से वेल, दूसरा फॉर्म होता है वेल से मिथिकल वेल और तीसरा फॉर्म होता है मिथिकल वेल से कैलाडेरियस। ग्रीक माइथोलॉजी में कैलाडेरियस एक मिथिकल वर्ड है। 3 फॉर्म और 9 इवोल्यूशन एक लेजेंडरी लॉर्ड को जन्म देगा जो कि आसमान और पानी दोनों में राज करेगा। तभी वो अपनी मछली को बाहर निकालता है जो कि बाहर आकर उसे मार देता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर वो सब पकड़कर कहता है कि जल्दी से इवॉल्व होना शुरू हो जाओ। ये बोलकर वो उसे इवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है और उसमें वो सभी इंग्रेडिएंट डालने लगा होता है जो कि इसके लिए चाहिए होता है। और कुछ देर के बाद वो सक्सेसफुली इवॉल्व हो जाता है और अब उसके बारे में बताया जाता है कि वो वाटर सिस्टम का जाइंट स्केल्ड फिश है, प्राइमरी ब्लैक आयरन रील में पहुंच गया है और 2 एस लेवल का और 2 ए लेवल का टैलेंट उसके पास होता है। उसका क्वालिफिकेशन सीनियर किंग लेवल में पहुंच गया होता है और 2 पर्पल, 2 ब्लू और 2 ग्रीन लेवल का स्किल होता है। और वो वेल इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उससे उसका पूरा का पूरा कमरा ही भर गया होता है और शाओवेन का हालत भी काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है क्योंकि उसे सांस लेने की भी जगह नहीं मिल रही होती है। ये देखकर वो जल्दी से उसे अपने स्पेस में डाल देता है और डालने के बाद थोड़ा चैन की सांस लेता है। उतना ज़्यादा हल्ला सुनकर एंजेलिका उससे उसका हाल चाल पूछने आ जाती है। वो कहता है सब कुछ ठीक है, मैं तो बस अपनी स्किल पर काम कर रहा था। तभी उसे एक और सीक्रेट लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि किंग युएन लू रेड विंग सिटी में है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर जाने लगता है। इसके बाद वो लोग मार्केट में जाते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी काम का चीज़ नहीं मिल रहा होता है। तभी कुछ लोग बातें करते हुए सुनाई देते हैं कि मैंने सुना है कि इस बार काफ़ी सारे लोग होने वाले ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दूसरा कहता है कि उसमें एक डायमंड ग्रेड का मटेरियल भी ऑक्शन में ऑफर किया जाएगा। तीसरा कहता है कि मैंने सुना है कि लिलियन सिटी की लॉर्ड जो कि पूरे दुनिया से डायमंड ग्रेड का मटेरियल को कलेक्ट करती है वो भी आ रही है, इसलिए इसमें कोई भी सस्पेंस नहीं रहा कि वो डायमंड ग्रेड का मटेरियल कौन लेकर जाएगा। ये सब सुनकर शाओवेन सोचता है कि किंग युएन लू मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर लिलियन सिटी की लॉर्ड आकर इसमें टांग अड़ाती है तो ऑक्शन में कुछ और भी हो सकता है। तभी एक बंदा क्याओ पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इसे खरीदने वाली हो या फिर खरीदने वाली नहीं हो, अगर नहीं खरीदने वाली हो तो निकलो यहाँ से। क्याओ उससे पूछती है आखिर इस स्टोन का प्राइस कितना है। वो कहता है ये कोई स्टोन नहीं है बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा रेयर ट्रेजर है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकती हो तो जाओ यहाँ से। शाओवेन उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो डायमंड ग्रेड का मटेरियल होता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि जो भी क्याओ उठाती है वो डायमंड में बदल जाता है। ये देखकर वो जल्दी से जाकर उससे कहता है कि इसका प्राइस बताइए, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। वो बंदा 30 मिलियन बोलकर सोचता है कि एक और स्टूपिड अमीर बंदा आ गया है। इतना महंगा सुनकर वो भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और क्याओ भी उसे नहीं लेने के लिए कहने लगती है। वहीं पर वो दुकानदार सोच रहा होता है कि मुझे देखने दो कि तुम इसे अफोर्ड कर पाते हो या फिर अफोर्ड नहीं कर पाते हो, मुझे पता है कि तुम जरूर इस लड़की के सामने शो ऑफ कर रहे होगे। शाओवेन अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे खरीद ही लेता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रेन पक्षी आती है और उस पर बाई जिंगचुंग बैठकर आ रहा होता है। शाओवेन उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो विंड सिस्टम का होता है, इंटरमीडिएट डायमंड रिले में पहुंच गया होता है, ए लेवल का टैलेंट उसके पास होता है और उसका क्वालिफिकेशन हाई ग्रेड डायमंड होता है और उसके पास 2 ब्लू और 1 ग्रीन स्किल होता है। बाई जिंगचुंग अपने पास आ रहे बंदे को देखकर कहता लगता है कि तुम वेल इन्फॉर्म थे कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। वो बंदा हंसते हुए कहते हैं कि आपका मेरा सिनी सिटी में आना तो मेरे लिए ऑनर की बात है। जिंगचुंग कहता है मैं यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि ऑफिशियल बिजनेस के लिए आया हूँ। वहीं पर ये देखकर शाओवेन सोच रहा होता है कि किंग युएन लू को आराम से जीतने के लिए ग्रैंडपा खुद ही यहाँ पर आ गए हैं। इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगचुंग शाओवेन से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। शाओवेन कहता है हाँ, मैं इसको लेकर पूरी तरह से श्योर हूँ। तभी वहाँ पर लिलियन सिटी के लॉर्ड लिन दोंगली आकर कहती है अगर तुम यहाँ पर किंग युएन लू के लिए आए हो तो मैं कह देना चाहती हूँ कि जो पर्सन ज़्यादा प्राइस बीट करेगा वही जीतेगा। उसके साथ उसकी ग्रैंड डॉटर भी होती है जिसका इन्फॉर्मेशन देखकर शाओवेन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिंगचुंग उसे देखकर कहता तो ये तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है, मैंने सुना है कि तुम डायमंड ग्रेड का मटेरियल इसके बीमारी को ठीक करने के लिए जमा कर रही हो। ये सुनकर वो कहते हैं कि आप मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोलकर वो अपना प्रेशर रिलीज करके कहते हैं कि हम दोनों ही डायमंड ग्रेड के बीस्ट मास्टर है, मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। वहीं पर शाओवेन उसका प्रेशर को बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा होता है और उसका सांस लेना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तभी जिंगचुंग अपने प्रोटेक्टिव कवर को यूज करके उसका प्रेशर को हटाते हुए कहते हैं कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें डायमंड ग्रेड के मटेरियल के लिए कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए इस मैटर को शांत करने के लिए आप मुझसे एक डील क्यों नहीं कर लेते हैं। वो पूछती है कैसा डील। जिंगचुंग कहता है कि मेरे पास एक डायमंड ग्रेड का कोर है, अगर मैं किंग युएन लू को जीत लूंगा तो मैं इस कोर को आपको सेम दाम में बेच दूंगा। तभी शाओवेन उन्हें रोक कर कहता है कि वो सिस्टर काफ़ी ज़्यादा पिटीफुल और सिक भी है, इसलिए वो कोर हम उसे ऐसे ही दे देते हैं। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और सोचता है आखिर ये क्या बोल रहा है, ये तो बिल्कुल अलग है जो हम लोग डिस्कस किए
रहे थे। लान दोंगली कहे थे कि डायमंड ग्रेड का मटेरियल काफी ज्यादा प्रीसियस होता है, तुम उसे हमें फ्री में क्यों देना चाहते हो। शाओवेन कहते हैं कि अभी तो आपने कहा कि आपकी ग्रैंड डॉटर को डायमंड ग्रेड का मटेरियल चाहिए उसका ट्रीटमेंट के लिए, मुझे वो पसंद है इसलिए मैं उसे फ्री में दे रहा हूँ। वहीं पर ये देखकर जिंगचुंग सोच रहा होता है कि शाओवेन उस तरह का लड़का नहीं है, अगर वो सच में उसे पसंद भी करता है तो भी लान फैमिली मेरा ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने के लिए काफी ज्यादा कमजोर है, इसका मतलब जरूर उसका टैलेंट कुछ अजीब नोटिस किया होगा, इसलिए वो प्लान को चेंज कर दिया है। ये सोचकर वो उसे डायमंड देते हुए कहते हैं कि मेरा ग्रैंडसन काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर वो बोल दिया कि करेगा तो करेगा। वो उसे लेकर जाते हुए कहती है अब जबकि मैंने आपका गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो अब मैं कम्पीट नहीं करूंगी। तभी उसकी ग्रैंड डॉटर उससे उसका नाम पूछती है। शाओवेन उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। उनके जाने के बाद शाओवेन कहते हैं कि मैंने वो उसे ऐसे ही नहीं दिया है, मैं इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। अब उसके बारे में बताया जाता है कि उसके पास स्पेस वॉर्म है जो कि स्पेस सिस्टम का होता है, सभी 9 रिले में वो 9th ऑर्डर में होती है, डबल एस लेवल का टैलेंट उसके पास होता है, उसका क्वालिफिकेशन एलिमेंट्री एपिक लेवल में पहुंच गया होता है और उसके पास एक ऑरेंज कलर का स्किल होता है। वो स्पेस बीस्ट स्पिरिट के साथ जन्म ली होती है और उसका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन उसके लिए उसे अर्ली स्टेज में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर उसे उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगा तो बीस्ट मास्टर का लाइफ एनर्जी का यूज वो करने लगेगा और अगर वो ऐसा करता है तो अपने मास्टर के ऊपर वो सिर्फ एक बर्डन बन के ही रह जाएगा और जिस पेट को भी वो चुनेगी उसका टैलेंट उसके बीस्ट की एबिलिटी को 100% से ज़्यादा बढ़ा देगा। मैंने उसे 30 मिलियन का डायमंड दिया है जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन इसके बदले वो मेरे लिए डेफिनेटली स्टडी प्रॉफिट करते रहेगी। इसके बाद ऑक्शन को दिखाते हैं जहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट हो गया होता है और पहला गोल्ड लेवल का पर्पल थंडर ईगल स्पिरिचुअल बेस्ट का एग होता है। उस ईगल को कंट्रोल करना सबकी बस की बात नहीं होती है, इसलिए कोई भी उसे खरीद नहीं रहा होता है। उसका इन्फॉर्मेशन देकर एन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे खरीदने के लिए कहता है। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं इसके बारे में दोबारा सोच लो, उसे हैंडल करना आसान नहीं होगा। एन कहता है कि मेरे इंट्यूशन बोल रहे हैं कि वो एक सिंपल नहीं है। तभी उसके बारे में बताया जाता है कि वो थंडर और वाइंड सिस्टम का होता है, थंडर और लाइटनिंग का टैलेंट है और वो प्राइमरी एमेथिस्ट क्वालिटी का होता है जो कि डायमंड से भी हाई होता है। शाओवेन अपने मन में कहता है कि मुझे इसकी उम्मीद थी कि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा ट्रेजर मिल जाएगा। गोल्ड लेवल और अमेथिस्ट लेवल दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसके 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब किंग युएन लू का ऑक्शन होने का बारी आ गया होता है। उसके लिए काफ़ी सारे लोग बिडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और एंड लोग लास्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। वो डायमंड उसका सेकंड टैलेंट को अवेकन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए वो उसे किसी भी कीमत में पाना चाहता है। शाओवेन उस अवेकनिंग स्टोन को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में सोच रहा होता है। ये सुनकर सिस्टम उसके बारे में पता करने लगता है और कुछ ही देर में उसे बताता है कि पहला मेथड है कि उसे हमेशा अपने पास रखना होगा और ऐसा करने पर F से लेकर D लेवल का टैलेंट अवेकन करने का एक चांस है जो कि 1 साल में एक ही बार अवेलेबल होगा। दूसरा मेथड होता है कि उसे अपने बॉडी में इम्बेड कर लो, ऐसा करने पर C लेवल से लेकर A लेवल तक टैलेंट अवेकन करने का एक चांस मिल सकता है जो कि 5 साल में सिर्फ एक ही बार अवेलेबल होता है। और आखिरी मेथड होता है कि अवेकनिंग स्टोन को मेन इंग्रेडिएंट के जैसा यूज करना होगा और उसमें कुछ सेकेंडरी मटेरियल का यूज करना पड़ेगा। वो करने पर उससे एक तरह का अवेकनिंग लिक्विड बनेगा जिसमें 1 दिन और 1 रात तक उसमें डूबे रहना पड़ेगा। ऐसा करने पर S से लेकर SSS लेवल तक का टैलेंट अवेकन कर सकते हो जो कि अभी अवेलेबल होता है। थर्ड मेथड को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर ऑक्शन में दिखाते हैं जहां पर एक बंदा 500 मिलियन बिड लगाया होता है और इसके बाद कोई भी लगा ही नहीं पा रहा होता है। ये देखकर एन 700 मिलियन कर देता है। ये सुनकर वो उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मैं तांगदी हूँ, एक टॉप गोल्ड लेवल का बिस्ट मास्टर हूँ और ये मटेरियल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बोलकर वो 800 मिलियन बिट कर देता है। तभी जिंगचुंग अपना ऑरा का यूज करके उसे सप्रेस करते हुए कहता है क्या तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। उसका ऑरा से वो पहचान लेते हैं कि वो डायमंड लेवल का बिस्ट मास्टर है, इसलिए वो पीछे हट जाता है। तभी कुछ देर के बाद वो लोग 900 मिलियन में उस डायमंड मटेरियल को खरीद लेते हैं। तभी वहां पर लॉर्ड ची आकर जिंगचुंग से पूछते हैं कि आखिर तुम लोग लिनलिन को किस तरह से पीछे हटा दिए थे। जिंगचुंग कहता है कि ये कमाल मेरे ग्रैंडसन का है। वहीं पर शाओवेन उस डायमंड मटेरियल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वहीं पर लॉर्ड ची जिंगचुंग से एक तरह का कोई डील करता है। ये सुनकर शाओवेन सोच रहा होता है कि आखिर वो लोग किस डील की बात कर रहे हैं। तभी जिंगचुंग उससे कहता है कि 3 दिन के बाद तुम लॉर्ड ची के ग्रैंड डॉटर से फाइट करोगे। इसके 3 दिन के बाद रेड विंग सिटी के लॉर्ड मैंसन को दिखाते हैं जहां पर ची यानी उसके ग्रैंड डॉटर आकर उससे पूछती है कि आखिर आप मुझे वापस क्यों बुला लिए हैं। वो कहता है कि तुम तो ब्रॉन्ज लेवल में प्रमोट होने वाली हो ना, मैं तुम्हें एक डायमंड लेवल के स्पिरिट बिस्ट ऑब्टेन करने का चांस दे रहा हूँ। वो शाओवेन की तरफ इशारा करते हुए कहता है अगर तुम उसे हरा दोगे तब। वहीं पर जिंगचुंग शाओवेन से कहते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर रेड क्रो वैली में जाकर अपने लिए एक उड़ने वाले स्पिरिट बिस्ट ढूंढ लेना। वो दोनों बुढ़े एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को ताना मारना स्टार्ट कर देते हैं। लॉर्ड ची बोलने वाला होता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा ग्रैंडसन हार जाए, लेकिन उसका बात को पूरा करने से पहले ही ची यानी उससे जान पहचान करते हुए कहती है कितना हैंडसम मैन है। ये बोलकर वो अपने बारे में बताने लगती है। ये देखकर उस बुड्ढे का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो जल्दी से फाइट स्टार्ट करने के लिए कह देता है। ये देखकर वो फाइट करने के लिए स्टार्ट हो जाती है। शाओवेन उसके बारे में पता करता है तो उसे पता
पता चलता है कि उसके पास एक ए लेवल का टैलेंट होता है, एडवांस ब्लैक आयरन रिले में वो पहुंच गई है और उसके पास 2 बीस्ट है, एक फायर क्रो और दूसरा ईगल होता है। उसके बीस्ट के बारे में बताया जाता है कि वो रेड विंग्ड क्रो होता है जो कि विंड और फायर सिस्टम का होता है, एडवांस ब्लैक आयरन रिलम में है, ए लेवल का टैलेंट है, एडवांस डायमंड ग्रेड क्वालिटी का है और 2 ब्लू लेवल का स्किल उसके पास होता है। वो अपने बिस्ट को निकालकर उससे कहते हैं कि जल्दी से अपने बिस्ट को निकालो, नहीं तो बाद में ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया था। तभी शाओ वैन अपने बिस्ट को निकालता है जो कि काफी स्टाइल के साथ निकलता है, लेकिन जब वो पूरी तरह से बाहर निकलता है तो शाओ वैन का मजाक बन जाता है क्योंकि वो गोलू मोलू बन गया होता है। वो शाओ वैन से कहता है कि तुम्हारे मुताबिक मैंने अपना वजन कम कर लिया है लेकिन ये फिर से बढ़ गया है। ये देखकर ची काफी ज्यादा हंसने लगती है। वहीं पर शाओ वैन सोच रहा होता है कि कहीं ये उस रबर बोन क्रिस्टल के कारण तो नहीं हुआ है ना, जिसका स्किल था कि तुम जैसा चाहे वैसा साइज कर सकते हो, उसके कारण ही शायद ये हो रहा होगा, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज्यादा श्रिंक हो जाएगा। तभी उसका क्रू अपना विंग स्लैश से हमला कर देती है जिससे शाओ वैन का बाल बचता है और वहां पर काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। ये देखकर वो उस पर अपना वाटर गन से हमला कर देता है जिससे कि वो काफी आसानी से डॉज कर लेती है। उसका अटैक देखकर शाओ वैन उसे शाबाशी दे ही रहा होता है कि तभी उसका ईगल आ जाता है। उसका नाम गोल्डन ईगल होता है, फायर और वाइंड सिस्टम का होता है, 9th ऑर्डर रिलम, ए लेवल का टैलेंट, मीडियम ग्रेड डायमंड और एक ब्लू और एक व्हाइट स्किल होता है। उसे देखकर आन काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया होता है क्योंकि वो भूल ही गया होता है कि उसके पास एक और पेट है, लेकिन उसका मछली उसके अटैक से बचा लेता है। ये देखकर वो उसे फिर से शाबाशी देने लगता है। वहीं पर ये देखकर ची कहते कि उसके पास अच्छा डिफेंस है, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम इसे डिफेंड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उसका दोनों ही पेट उस पर हमला करने के लिए तैयार होने लगते हैं। ये देखकर शाओ वैन सोचता है कि पता नहीं उसका ए लेवल का टैलेंट इसका पेट का पावर कितना बढ़ा पाएगा। सिस्टम जवाब देते हुए कहता है 3 गुना। वहीं पर वो दोनों बिस्ट उस पर हमला करने के लिए स्टार्ट होने लगते हैं। शाओ वैन उसे बता रहा होता है क्या करना है। ये देखकर लॉर्ड ची जिंगचुंग से कहता है तुम्हारा ग्रैंडसन हारने वाला है, नीनी का ईगल ब्रोंज लेवल के बिस्ट को भी पकड़ सकता है। वो कहता है कि तुम ज्यादा खुश मत हो, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। वहीं पर वो दोनों ही मिलकर उस पर हमला कर देते हैं जिससे वहां पर धुआं हो जाता है। ये देखकर जिंगचुंग सोच रहा होता है कि आखिर वो अटैक इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया। लॉर्ड ची उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि ज्यादा चिंता मत कीजिए, शाओ वैन को ज्यादा चोट नहीं लगेगा। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है। वहीं पर शाओ वैन को दिखाते हैं जहां पर वो अपना प्रोटेक्टिव शील्ड का यूज करके बच गया होता है। ये देखकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि वो तो सिर्फ ब्लैक आयरन लेवल में ही है, लेकिन वो उसका यूज कैसे कर सकता है। शाओ वैन सोच रहा होता है कि मुझे पता चले कि प्रोटेक्टिव शील्ड सिर्फ सिल्वर लेवल वाले ही यूज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के पास इनफ एनर्जी और उसकी स्पेस में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होगा तब कोई भी इसे यूज कर सकता है। इतना सोचकर वो उससे कहते हैं कि अब मैं इस बैटल से फेमिलियर हो गया हूँ। ये बोलकर वो अपने व्हील को अटैक करने के लिए कहता है। वो गोलू मोलू जाता है और अपना असली शेप में आ जाता है। ये देखकर लॉर्ड ची काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर आपका ग्रैंडसन कौन सा मॉन्स्टर है। ये सुनकर जिंगचुंग भी हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। वहीं पर वो वेल वाटर गन से हमला कर देता है जिससे उसके ईगल का खेल ही खत्म हो जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने क्रो को उस पर हमला करने के लिए भेज देती है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।